हम लोग लास्ट क्लास क्या किए थे बताइए, बताइए क्या किए थे लास्ट क्लास? कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है। उसके बिफोर में हम लोग क्या किए थे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 क्यों आवश्यक है बात किए थे। यानी कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कितने कच्चे पदार्थों की जरूरत होती थी? 4। कौन 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 बोले एक बार? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। आज इस चारों का काम हम जानेंगे कि क्या क्या चारों का काम है। प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज्म जानेंगे, मतलब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, क्रिया विधि किस प्रकार से वो होती है। पहले तो ये जानो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत है। कौन कौन बोलो? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। अब हम सबसे पहली बात करते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में गैसीय स्टेट में चारों तरफ होते हैं कि नहीं होते हैं? इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड चारों तरफ गैसीय अवस्था में फैले हुए हैं। अब पहली चीज कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता कहाँ से है? तो जैसे हम लकड़ी जलाते हैं ना, कोयला जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, सांस भी लेते हैं, छोड़ते हैं ना जी। तो इन सब से कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पूर्ति होती है। जैसे लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। समझ रहे बात को ना? हम लोग श्वसन सांस जब छोड़ते हैं तब भी कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पूर्ति वातावरण में कैसे हो रही है, इस बात को समझ रहे हो। दूसरी बात कि अगर वातावरण में उपस्थिति की बात किया जाए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है इस वातावरण में? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरी बात कि पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कहाँ से करता है पौधे के अंदर? तो पत्तियों के द्वारा। कौन छिद्र के द्वारा? बोलो जल्दी से। स्टोमाटा छिद्र के द्वारा। ये बात पहले भी आपको बताया गया था और इस बात को हम लिखे भी हैं CO2 में। CO2 वातावरण में उपस्थित होता है 0. कितना %? लकड़ी, कोयले, ईंधन के जलने एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन से, श्वसन क्रिया करने से CO2 को वातावरण में पूर्ति होती है। बातें समझ में आ रही है ना? तो इस प्रकार से हमारा वातावरण में CO2 की पूर्ति होती है। और यह CO2 चूंकि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का यूज करते हैं, समझ रहे बात ना? जैसे कि हम पहले भी आपको बताए होंगे कि जैसे आपको रसोई घर है, उसमें खाना बनाना है तो बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत होती है ना। मसाला चाहिए आपको, है ना, सब्जी बनाने के लिए। उसके बाद जो भी अवयव हैं उस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उन सब चीज़ की पूर्ति आप रसोई घर में जाके करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए इन 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत होती है। तो CO2 की पूर्ति वातावरण में करता है। और वातावरण में CO2 की पूर्ति कैसे होती है, इस बात को समझे, है ना। CO2 की पूर्ति वातावरण से पौधे को होती है। और वातावरण में CO2 कैसे आता है? तो ईंधन के जलने से, कोयला के जलने से, है ना। श्वसन क्रिया में जब हम छोड़ते हैं, जीवाणु के अपघटन करने से, कोई भी चीज़ों को अपघटित करता है जीवाणु सड़े गले पदार्थों का, तो उससे भी कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। दूसरी कच्चे पदार्थ जो जरूरत होता है पौधे का, वो है क्लोरोफिल। कौन फिल? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? पर्णहरित। यह पर्णहरित पौधे के किस भाग में होते हैं? हरे भाग में। हरे भाग का मतलब? हरे भाग मतलब जैसे पत्ती हो गया, और उस पत्ती के क्या हर भाग में होता है? नहीं, क्लोरोप्लास्ट में होता है। किस प्लास्ट में? या हरित लवक में कौन फील होता है बच्चा? आपका क्लोरोफिल होता है। समझ रहे बात ना? तो अब चूंकि पत्ती में ही पाया जाता है हरित लवक, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलेंगे कि नहीं? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेंगे कि नहीं? समझ रहे बात ना? और हरित लवक में कौन उपस्थित होता है? बोलो जल्दी से। क्लोरोफिल उपस्थित होता है। चूंकि एक बात और याद रखना, यह जो क्लोरोफिल होता है ना, इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता होती है। मैग्नीशियम का मतलब होता है कौन चीज? Mg तत्व की क्या होती है इसके अंदर? प्रधानता। यानी क्लोरोफिल या पर्णहरित हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे एक पत्ती हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, इस पत्ती में आपका कौन चीज होता है बच्चा? क्लोरोप्लास्ट होता है। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन फील होता है? क्लोरोफिल, जो हरे रंग का वर्णक है। किस रंग का वर्णक है? हरा वर्णक। कौन वर्णक? हरा वर्णक। समझ रहे बात को ना? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में रहता है। और यह हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है? पत्तियों में रहता है। बातें समझ में आ रही है ना? हरित लवक जो होता है वह प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्यों अंगक है? क्योंकि जो क्लोरोफिल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए, वो हरित लवक में ही रहता है। ठीक है। उसके अलावा चूंकि हरित लवक पत्ती में रहता है, इसलिए पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंग बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अरे बोल सकते हैं ना। तीसरा जो पौधे को सबसे जरूरी चीज है वो है जल।
वाटर। वाटर एक ऐसा बबुआ ऑब्जेक्ट है पौधों के लिए कि वाटर के द्वारा ये खनिज लवण यानी मिनरल्स जो हमारे बॉडी के लिए भी जरूरी है, उस प्रकार से पौधे को मिनरल्स की पूर्ति कहाँ से होती है? जल से होती है। कहाँ से होती है? जल से होती है। क्योंकि जल से कैसे होती है? क्या जल में ही मिनरल नहीं रहता है? नहीं, जल में वो मिनरल्स घुरे रहते हैं। जैसे मैग्नीशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, जैसे पौधे को आपका नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन किस लिए चाहिए सर? तो नाइट्रोजन से बाबू प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन। अब तुम कहोगे कि सर जी कैसे? तो नाइट्रोजन से पहले एमिनो अम्ल बनेगा। एमिनो अम्ल का क्या सूत्र होता है? NH2। कौन? 2 NH2। अब बहुत सारा NH2 जब पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसे हम बोलते हैं प्रोटीन। यानी नाइट्रोजन का यूज पौधा कौन चीज बनाने में करता है? प्रोटीन बनाने में करता है। तो कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन कहाँ से मिल रहा है? पौधे को जड़ों से मिल रहा है, भूमि से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो कभी कभी देखते होंगे कि मिट्टी में कोनो पौधा लगा दिए, मिट्टी में कोनो क्या किए? पौधा लगा दिए, और जल दे भी रहे हैं फिर भी पौधा नहीं उजिया रहा है। क्या है कि मिट्टी में हो सकता है कि मिनरल्स ना हो, जैसे कि नाइट्रोजन की अनुपस्थिति हो, जैसे कि फास्फोरस की उपस्थिति हो, कैल्शियम ना हो, जिससे पौधा बढ़िया से नहीं उजिया पाता है ना। तो पानी भी देंगे तो मिट्टी में भी उपजाऊ होना चाहिए, यानी मिट्टी में पोषक तत्व और खनिज लवण की पूर्ति होनी चाहिए, तभी ना जल उसमें घुल करके जड़ों के द्वारा जाएगा पौधों के अंदर। बात समझ आया ना? यानी कि पौधे को जल की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो जल में घुल करके पौधे की जड़ों द्वारा पौधे के सभी भागों में जाते हैं। और कौन घुलता है जल में? तो मिनरल्स में कौन कौन आ जाएगा? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यूज क्या करता है पौधा अपना? कौन चीज बनाने में? प्रोटीन बनाने में। यानी कि अगर हम बात करें बच्चा जल का, तो यह वाटर जो है पौधे में भोजन का अधिकतर भाग जल से ही प्राप्त होता है। एक तो ग्लूकोज खैर बनाता है अपना से, लेकिन और भी चीज़, केवल ग्लूकोज से तो काम नहीं चलेगा। अब मान के चलिए कि हम आपको खाना खिला दिए, है ना, पूरी उड़ी खिला दिए, बुनिया खिला दिए, दूध पिया दिए, तो इससे क्या आपको पूर्ति हो जाएगी? वो जाएगा तो क्या करेगा? उसमें से पोषक तत्व जैसे विटामिन, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की भी तो चाहिए उसमें मात्रा ना हमारे भोजन के अंदर। तो अब चूंकि इन सब चीज़ों की, चूंकि प्रोटीन तो खैर हमारा बॉडी खुद संश्लेषित करता है। जो हम लोग 2 प्रकार के प्रोटीन को जरूरत होता है एमिनो अम्ल का, एक आवश्यक और एक अनावश्यक। वो खैर आगे आपको पढ़ना है ना। एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, तो खैर उसकी बाद में बात करेंगे। जल जो होता है पौधे में भोजन का अधिकतर भाग है, ये आपको पता है। क्यों? क्योंकि जल से एक तो जल की पूर्ति हो ही रही है, जिससे ग्लूकोज बनेगा जाकर के बाद में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। उसके साथ साथ जल में घुल के आता है कौन चीज? मिनरल्स वगैरह, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब चीज। ठीक है, तो भोजन का अधिकतर भाग जल तो है, साथ ही साथ यह प्रकाश संश्लेषण के लिए भी अनिवार्य है। उसके साथ पौधे में जड़ों के द्वारा भूमि से जल और जल के साथ घुला हुआ खनिज लवण, जैसे कि कौन चीज? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें जलों में घुल करके पौधे की जड़ों के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम ऊतक की मदद से पहुंचता है, और यह जल भी जाइलम ऊतक की मदद से पहुंचता है पत्तियों तक। इतना बात समझ में आया कि नहीं है? यानी कि जड़ों से केवल जल ही नहीं खींचा जा रहा है, जल के साथ घुला हुआ कौन चीज? खनिज लवण, यानी कि मिनरल्स भी खींचा जा रहा है, ताकि पौधे को पोषण मिल सके, उसकी पोषणीय शक्ति बरकरार रह सके। बोलिए, इतना बात समझ में आती है ना? इसके अलावा अगर बात करें, बात समझिएगा, ऊपर मैं लिखा हूँ कि जड़ों के द्वारा ग्रहण किया गया जल किस ऊतक के द्वारा? जाइलम ऊतक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक, पत्तियों तक भी पहुंचता है। बोलिए, इतना बात समझ में आया? और सूर्य का प्रकाश, नेक्स्ट चीजों की जरूरत होती है। CO2 समझ गए, जल समझ गए, उसके बाद सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश में विकिरण ऊर्जा का जरूरत होता है। सिर्फ किस चीज के लिए जरूरत होता है ये बात आपको समझ में आएगा, परंतु एक बात आप हमेशा याद रखना कि सूर्य के प्रकाश को जो ट्रैप करने का काम करता है, अवशोषण करने का काम करता है, वो पौधे का कौन करता है बच्चा? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियों के हरित लवण में। किस रंग का वर्णक है यह? हरे रंग का वर्णक है। तो चलिए इन चारों चीजों का यूज समझते हैं। चलिए, पौधे को 4 चीजों की आवश्यकता है ना, और ये चारों का क्या क्या काम है, इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं मैकेनिज्म में। मतलब कि फाइनली ये पौधे में पोषण का ये फाइनली टॉपिक होगा, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधों में प्रकाश संश्लेषण का क्रियाविधि, मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। तो समझिए बात को, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो 2 चरणों में होता है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। और अप्रकाशिक में सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। ढंग से समझिए, सबसे पहला काम क्या करता है कि पत्तियों में पाए जाने वाला जो क्लोरोफिल होता है ना, वो सूरज के लाइट को ट्रैप किया। सूरज के लाइट को ट्रैप किया, ट्रैप करने का मतलब अवशोषित किया, अवशोषित कर लिया सूरज के प्रकाश को। कौन ऊर्जा को अवशोषित किया? उसके विकिरण ऊर्जा को अवशोषित किया। इतना बात समझ में आया? और जड़ों से क्या गया है? जल गया है। फिर वायुमंडल से CO2 इसके अंदर गया है कि नहीं गया है? गया है ना। देखो, प्रकाश का सिर्फ क्या काम है?
प्रकाश का सिर्फ मात्र एक काम है, यह क्या करता है तो H2O का अपघटन कर देता है कौन चीज में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अपघटन करने का मतलब कि इसको तोड़ देना, यानी कि दो भागों में यह प्रकाश तोड़ देता है। किसको बच्चा? जल को। बस सूर्य के प्रकाश का यही काम है कि क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप किया है वह जल को केवल यह अपघटित कर दे, इसके अलावा और कोई काम नहीं करता है सनलाइट। बात समझ रहे हो ना? सूर्य के प्रकाश आया और जल को कितने भागों में तोड़ दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। इतना बात समझ में आती है ना? तो यह जो अभिक्रिया हुई प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई। पहले तो ये जानो कि ये जल कहाँ से आया था, बोलो तो जड़ से आया था, और जड़ से पत्ती तक कौन लेके गया था? जाइलम लेके गया था। और सूर्य का प्रकाश आया, ट्रैप कौन किया सूर्य के प्रकाश को? क्लोरोफिल। और इसने क्या किया? इस जल को सूर्य के प्रकाश ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। इतनी तक की अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश का सिर्फ यही काम है कि जल को यह क्या कर देना? अपघटित कर देना। एक तो प्रकाश की मदद से भी जल को अपघटित किया जाता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी दे के भी हम इसको तोड़ा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब विद्युत धारा प्रवाह करके भी जल को तोड़ सकते हैं। लेकिन क्लोरोफिल क्या करेगा? अब मान लीजिए कि 11,000 का वोल्टेज यहाँ से लाइन गया है, अब बगल में पेड़ लगाया हो तो उस वोल्टेजवा को खींचेगा कि आओ जल को तोड़ो। सनलाइट को ही ना ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि भगवान तो सूर्य का प्रकाश बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोगों ने बनाया है। समझ रहे बात ना? इलेक्ट्रिसिटी से भी जल टूट सकता था, समझ रहे बात ना? लेकिन क्लोरोफिल इलेक्ट्रिसिटी को नहीं ऑब्जर्व करता है। किसको ऑब्जर्व करता है? सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। इलेक्ट्रिसिटी को भाई ऑब्जर्व करने के लिए तार का कनेक्शन लगाना पड़ेगा पौधा में। पौधा बुझाता है कि विद्युत का सुचालक थोड़ी होता है। समझ रहे बात को ना? तो जल को कितने भागों में तोड़ा गया बता? सनलाइट की मदद से दो, हाइड्रोजन और दो भाग में टूट गया कि नहीं टूटा? टूट गया ना? बस यही प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हुई। इसके बाद अब प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीजन बना है, आपको पता होगा कि पत्तियों में एगो स्टोमाटा नाम का रंध्र होता था, है ना? और वो रंध्र कब फूलता था? जब पानी आया हो तो फूल जाता था, यानी रंध्र खुल जाता था। और खुलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड घुसता था कि नहीं उसके अंदर? समझ रहे बात ना? तो इतनी अभिक्रिया हो गई। अब इसके बाद क्या होगा? चूंकि रंध्र अब फूला हुआ है, तब वायुमंडल से ऑक्सीजन अब घुसेगा। सॉरी, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, कौन चीज घुसेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, तब यहाँ से कौन घुसेगा बच्चा? इसके अंदर, पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। और यह कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन मिल करके इसमें बबुआ प्रकाश की उपस्थिति होना कोई जरूरी नहीं है। प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है, अनुपस्थिति। प्रकाश का इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर क्या बना लेता है? ग्लूकोज बना लेता है, C6H12O। तो आपने समझा कि एगो सर जल का टूटना प्रकाश की उपस्थिति में, और इस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनना प्रकाश की अनुपस्थिति में। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बोलो दो चरणों में हुई कि नहीं हुई? कौन कौन? एगो प्रकाशिक अभिक्रिया, एगो अप्रकाशिक। पहला तब स्टेप 1 में कह सकते हैं हम, चूंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझ रहे हैं, तो स्टेप 1 में सबसे पहला काम क्या करता है कि पत्तियों में पाए जाने वाला क्लोरोफिल सनलाइट के विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? ट्रैप करता है, यानी कि अवशोषित करता है। विकिरण ऊर्जा को क्या करता है? और यह विकिरण ऊर्जा प्रकाश का क्या करता है? इस जल को हाइड्रोजन और कौन चीज में तोड़ देता है? हाइड्रोजन और कौन चीज में तोड़ देता है? चूंकि यह अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रकाशिक अभिक्रिया। बातें समझ में आ रही है? अब ये ऑक्सीजन जो है, यह जो ऑक्सीजन है किस छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है? स्टोमाटा छिद्र के द्वारा वायुमंडल में चला गया, तो श्वसन क्रिया में हम लोग इसका यूज करेंगे। और फिर ये हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पहुंचा था? वातावरण से पहुंचा था, स्टोमाटा छिद्र के द्वारा पहुंचा था। तो यह हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है बच्चों? ग्लूकोज बना लेता है। और यह जो अभिक्रिया हो रही है, क्या प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है? कोई जरूरी नहीं है, प्रकाश हो या ना हो, इसका कोई असर इस पर नहीं पड़ता है। यानी कि यह अप्रकाशिक अभिक्रिया हुई कि नहीं? यानी प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रियाएं हैं वो कितने चरणों में? दो, एगो प्रकाशिक अभिक्रिया और एगो। तो प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो इस चरण में प्रकाश जल को क्या कर रहा है? विभक्त कर रहा है। प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? प्रकाश जो आया है विकिरण ऊर्जा, यह जल को क्या करता है? बांटता है। कौन चीज में? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटित कर रहा है, इसलिए इसे हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं कि नहीं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन हो रहा है। कौन चीज में? हाइड्रोजन और, है ना? इनमें से ऑक्सीजन जो होता है किस छिद्र के द्वारा चला जाता है वायुमंडल में? स्टोमाटा छिद्र के द्वारा। इतना समझे? हाइड्रोजन अभी भी है, और वह हाइड्रोजन क्या करेगा? तो अप्रकाशिक अभिक्रिया होगा, यहाँ से डार्क रिएक्शन होगा, यहाँ प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अपचयित होगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अपचयित होकर के मिल करके क्या बना लेता है बेटा? ग्लूकोज बना लेता है।
और यह जो चरण हो रहा है इसमें प्रकाश हो या न हो इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी कि क्या प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। प्रकाश का सिर्फ यही काम था, क्या करना? जल को तोड़ना। क्या क्लोरोफिल की संपूर्ण प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। क्लोरोफिल का सिर्फ क्या काम था? बस ट्रैप करना। किसको ट्रैप करना? सूर्य के विकिरण ऊर्जा को क्या करना? ट्रैप करना। बोलो इतना बात खूब सुंदर से समझ गए कि नहीं समझे? तो यहाँ से पौधों में पोषण की कहानी आपके 10th लेवल का खत्म होता है। कल से हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। कौन चीज में पोषण? जंतुओं में। जैसे हम लोगों में कैसे पोषण होता है, हम लोग कैसे न्यूट्रिशन करते हैं अपने शरीर के अंदर इस चीज की। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है तो जल्दी से नोट करो भाई साहब।